अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। एक के बाद एक स्कैंडल या कोई चीज़ सामने आ जाती है और एकदम एक भूचाल आ जाता है, और ऐसा ही मामला ब्रॉडशीट के साथ भी हुआ, जिसमें अचानक से खबर आई कि जी लंदन की अदालत के फैसले के बाद इस ब्रॉडशीट नामी कंपनी को पाकिस्तान की हुकूमत को भारी जुर्माना अदा करना पड़ा है, जिसके बाद इस पर ऐसी बातचीत शुरू हुई जिससे इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि जिसका दायरा कार ब्रॉड ही होता चला जा रहा है। ये ब्रॉडशीट नामी कंपनी किस किस के खिलाफ चार्जशीट साबित हो रही है, अगर इसके सीईओ के इंटरव्यूज़ की जो मोटी मोटी 4-5 बातें अगर आपसे मैं शेयर करूं तो उनमें नून लीग के खिलाफ भी बात हो रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि नून लीग अपने आप को ऐसा साबित कर रही थी कि जैसे बरतानवी अदालत के फैसले से वो बरी हो गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उसने शरीफ फैमिली को झूठा भी कहा, उनको डिस्क्रेडिट भी कहा और कहा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। हत्ता कि ये इल्ज़ाम भी लगाया कि उनकी जानिब से रिश्वत की ऑफ़र की गई। लेकिन यहाँ तक बात थमी नहीं, उन्होंने नैब के खिलाफ भी एक चार्जशीट जारी कर दी और बताया गया कि नैब ने किस किस तरह से किस किस मौके पर कौमी ख़जाने लूटने वालों को फंसाया भी, लिस्ट भेजी भी, फिर बचाया भी, किसी को निकाला भी, और किस किस तरह से नैब का ये इदारा कॉम्प्रोमाइज़ करता रहा। तो नैब के खिलाफ भी एक चार्जशीट है, चेयरमैन नैब के खिलाफ भी एक चार्जशीट है। उसके बाद जरदारी गवर्नमेंट आती है, क्योंकि कई सालों तक ये केस चलता रहा, तो उनके खिलाफ भी एक चार्जशीट आ गई कि जी उन्होंने भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए इस सिलसिले में, और कोई गलत फर्म को यानी इन्हीं की एक दूसरी फर्म को जो है वो पैसे भी दे दिए। इस तरह के मामलात भी सामने आए, और उसके बाद फिर आखिर में आखिरी कील इस हुकूमत के ऊपर भी एक ठोकी गई, जब ये कहा गया कि जी इनका भी एक वफ़द जाके ब्रॉडशीट से मिला है, और उसमें पहले तो शहजाद अकबर साहब का नाम आया कि शायद उन्होंने अपना कमीशन मांगा है, लेकिन बाद में उनको उसने क्लियर कर दिया कि उन्होंने बराह रास्त ऐसी कोई बात उनसे नहीं की थी। बहरहाल जनाब, इस सारे मामले के बाद किस्सा मुख्तसर ये है कि अब पेंडोरा बॉक्स खोल चुका है। ऐसा लग रहा है एक और हमाम है जिसमें बहुत सारे लोग फिर से एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये मामला थमेगा कैसे? हुकूमत पाकिस्तान को इस पर क्या करना होगा? असल में ये मामला किसके खिलाफ चार्जशीट है? इन हवालों से आज गुफ्तगू होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, और बात का आगाज़ इमरान साहब आपसे करते हुए, लग रहा है आपको ये पेंडोरा बॉक्स तो काफ़ी ब्रॉड है लेकिन आपको एग्जैक्टली क्या लगता है किसके खिलाफ चार्जशीट है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, इस पर ज़रूर बात करते हैं, लेकिन पहले मैं ज़रा थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि PIA जो हमारे साथ सुबकी हुई है, पूरी दुनिया में जिस तरह से पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की बदनामी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि PIA के चेयरमैन हों या MD हों, उनको तो फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, या फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अपने माजी की अक़वाले ज़र्री के मुताबिक उनसे इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आपकी सुबकी नहीं हो सकती कि आपके खिलाफ अब कंपनीज इस तरह से अदालतों में जाएं और आपके जहाज़ किसी दूसरे मुल्क में रोक लिए जाएं। हम इस पे इंशाल्लाह डिटेल में भी बल्कि बात करेंगे, लेकिन ये फौरी तौर पे जो मैं बताना चाहता था। अब आ जाते हैं ब्रॉडशीट की तरफ। तो इंतहाई मुख्तसर जो बात है वो ये है कि देखिए, ब्रॉडशीट एक ऐसी कंपनी है जो लिक्विडेशन में है, यानी जिस कंपनी को लंदन में पूछता कोई नहीं, जो कंपनी ख़त्म होने जा रही है वो हमें यहाँ चूना लगा रही है। और ये देखे, लंदन में बैठा एक आदमी यहाँ सबको नचा रहा है, और तमाम सियासतदान उससे एक्सप्लॉइट भी होते जा रहे हैं, और हर कोई अपने मतलब की चीज निकाल रहा है। और जो वो कह रहा है ना, वो देखा हम कहते थे होगा, तो दूसरों के बारे में जब वो कहता है तो कहता है देखा हम कहते थे ना ये होगा। यानी एक दूसरे के बारे में इस तरह की बातें वो सुन के तो साबित करने में जुटे हुए हैं कि हाँ जी हम नाअहल लोग हैं। भाई, आपने जो भी किया है, जिसने भी किया है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन कम से कम आप ये तो देख लें कि चोरी का पैसा आपके यहाँ गया, यहाँ से गया, आप वो पैसा वापस नहीं ला सके, बल्कि आपने अवाम के खून पसीने की कमाई पे उल्टा वहाँ लाने की बजाय उनको मजीद जुर्माने देने जा रहे हैं, और फिर जिस तरीके से जुर्माना देने जा रहे हैं वो अलग से आप देखें कॉन्ट्रोवर्शियल बना हुआ है। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इसमें मैं अब भी समझता हूँ कि हमारे लोगों को कुछ समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि इस इशू को कानूनी तरीके से निपटा जाए, ना कि ये कि हम सिर्फ एक दूसरे पे गंद उछालने में लगे रहें और असल बात का किसी को पता ही ना चल सके। असल बात है क्या ज़फ़र हिलाली साहब
क्या हम ब्रॉडशीट को ये कह के कि जी ये तो खुद लिक्विडेशन में है और ये वो, उसके ऊपर इल्जाम लगा के अपनी आंखें बंद कर लें, जो उसने हमारे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है, जिस तरह से उसने हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सपोज कर दिया है? आपको क्या समझ आती है? ब्रॉडशीट ने एकदम से सब कुछ खोल के नहीं रख दिया है कि किस तरह से कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं बेसिकली? जी हाँ, बिल्कुल, काफी हद तक तो उन्होंने कहा है, मगर वो क्या कहा है जो हमें नहीं पता था, जो हमारे सोसाइटी में, जो हमारे डीएनए में जो करप्शन अब आ गया है, क्या है जो हमें नहीं पता था। हर किस्म का करप्शन है और ये केस में हर किस्म का करप्शन रिवील हो गया है। पहली बात तो मैं आपको जल्दी से ये बताऊं कि ये जस्टिस एवंस ने जो जजमेंट दिया है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जजमेंट छपा क्यों नहीं है भाई? ये जजमेंट को छापें, ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो नहीं है ना। इस जजमेंट को छापें, और अगर आप इस जजमेंट को छापें और लोगों को पढ़ें, मेरे ख्याल में ये बड़े मजे से बिकेगा, सड़कों पे बिकेगा ये जजमेंट। वो बताता है कि कौन क्या किया और क्या नहीं किया। इसलिए मेरे ख्याल में ये छपा नहीं है, इंक्लूडिंग नैब का भी उन्होंने एक जबरदस्त जजमेंट दी है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि देखिए 3 चीजें हैं जिस पे हमें कंसर्न होना चाहिए। एक, जब इनको हमारे खिलाफ अवार्ड मिला 20.2 मिलियन डॉलर का, किसको? ब्रॉडशीट को। कोर्ट ने कहा पाकिस्तान की हुकूमत इनको इतने पैसे दिए दो। तो जब ये आए हमारे पास पैसे लेने के लिए, तो हमने कहा कि भाई वो जो नवाज शरीफ के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स है ना, उनको जब्त कर लो, उनसे आप अपना ये जो हमारा कर्जा है वो वसूल करो। एग्जैक्टली। तो वो जब गए उसको पकड़ने, वो पैसे उनको जब्त करने के लिए, जाहिर है वो शरीफ कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट ने, या जो भी किधर भी वो गए, कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा नहीं होता है कि आपको इनसे कुछ लेना हो, बकौल इनके वो उनका प्रॉपर्टी है तो एवनफील्ड को आप जब्त कर लो, ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा जी, अगर ये नहीं हो सकता, तो शरीफ ने बड़ा शोर मचाया, कहने लगा देखिए हम क्या कह रहे थे, कोर्ट्स ने कहा ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का नहीं है, ये हमारा है। वैसे इन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, मगर क्या कहा इन्होंने? कहा इस तरीके से ये नहीं होता है। तो उन्होंने फिर जाके पाकिस्तान एम्बेसी के जो पैसे थे वो जब्त कर लिए। हिलाली साहब, दूसरी बात, हिलाली साहब $1 बिलियन नहीं, सॉरी लेट मी फिनिश। नहीं हिलाली साहब, सिर्फ मुझे यहाँ एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप खुद सारी जिंदगी यहाँ फॉरेन सर्विस से मुंसलिक रहे हैं। क्या वहाँ जितने पाकिस्तान हाई कमिश्नर के अकाउंट में पैसे थे 29 मिलियन, क्या इतने पैसे आमतौर पे इतने अकाउंट में होते हैं? और अगर नहीं होते तो ये क्यों इतने पैसे उस वक्त मौजूद थे? थोड़ा सा आम पब्लिक ये जानना चाहती है, जरा ये बता दें। देखिए, लंदन के बहुत सारे इदारे हैं जिनके अकाउंट्स हमारे एम्बेसी के तहत लंदन के बैंक्स में होते हैं। आपको पता है 4-5 मिनिस्ट्रीज हैं और इदारे हैं, मुझे नहीं पता उनको किसको कितना उनके किस अकाउंट में था, मगर 20-29 है वैसे काफ़ी, और अमूमन मेरे ख्याल में इतना नहीं होता है। मैं तो 3-4 एम्बेसीज को बताता हूँ जिधर मैं था, रोम के एम्बेसी में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि 1 मिलियन भी अगर हो तो वो बड़ी बड़ी बात है। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दूसरा क्या है। एक तो हम ये जानना चाहते हैं, एक तो ये हुआ, दूसरी बात $1 बिलियन। भाई ये मुसवी जब मालिक है वो कह रहा है नवाज शरीफ ने सऊदी अरेबिया से सिंगापुर को $1 बिलियन, $1 बिलियन कितना होता है समीना कितना होता है? 10 क्या कितने करोड़ होते हैं? $1 अरब बन जाएगी मेरा ख्याल। एक डॉलर्स में ये अगर रुपयों की बात की जाए तो खरबों रुपए बन जाएंगे। बिल्कुल सही जी। अच्छा, तो ये हम सब जानना चाहते हैं कि भाई ये मुसवी ने, वो ओनर है, वो कह रहा है ये कैसे, इसके बारे में कुछ नहीं पता, और वो कहता है और भी मैं नहीं बताऊंगा जब तक मेरे साथ तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें। तीसरी बात है, वो कह रहा है कि शरीफ के भतीजे ने मुझे कहा ये पैसे ले लो और यार हमारा जान छोड़ो। अब वो जो उसका जो भतीजा है उसका नाम नहीं लिया है, मगर वो कहने लगा कोई रिश्तेदार अंजुमदार था, कोई कह रहा है कि मिला मुझे, अंजुमदार बन के मिला। चले। अच्छा, अब तीसरी फाइनली बात यह है, वो कहता है कि शहजाद अकबर के साथ जो बंदा आया था
जी जी। और हमारे साथ डिस्कशन किया। मुझे वो अकेला भी आके मिला जी और जी। कहने लगा कि भाई ये सब जो पैसे हैं मेरा कट कितना है। तो उसने फिर उसको खूब गालियां वालियां दी और उसने कहा मैं तुम वो उसने माने बकौल मुसवी उसने कहा हम गवर्नमेंट हम टैक्स पेयर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं काम कर रहे हैं, तुम व्हाट यू मीन बाय कट। अब देखिए ये जो होता है, अब आप सोचेंगे कि इतने साल से ये डील्स फाइनलाइज क्यों नहीं हो रहे हैं। ये डील्स इसलिए नहीं फाइनलाइज हो रहे हैं समीने कि नैब जो है वो चाहता नहीं है ये डील्स फाइनलाइज हो। अगर डील्स फाइनलाइज हो जाएं तो उसको सजा मिलेंगे, वो जेल जाएंगे। वो नहीं चाहते कि ये लोग जेल जाएं, वो चाहते हैं पैसे वापस करें। जब पैसे ये वापस करते हैं और नैब को भी कट मिलता है, आप समझ गए, और गवर्नमेंट को पैसे मिलती है। ठीक है हिलाली साहब, मैं दोबारा भी आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इमरान साहब, सिर्फ नैब अकेला तो फैसला साजी में शरीक नहीं है। जाहिर सी बात है, हुकूमतें बदलती रही हैं, एनआरओज होते रहे हैं, डीले होती रही हैं, और सियासी मसलहतों के तहत बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल कभी तो उठा दिया जाता है और कभी पसे पुष्ट डाल दिया जाता है। तो आप समझते हैं कि इसके पीछे किरदार और बहुत सारे अभी निकल सकते हैं, या ये सारी कहानी है जो वो एवं ही गढ़ता जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो चाहता है कि उसकी कंपनी चल पड़े और डील हो जाए? अब देखें, पहली बात ये है कि सबसे यहाँ पे जो पुरसरार बात है वो ये है कि इतने पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे क्यों थे। क्या वाकई ये भी कोई मिली भगत तो नहीं थी? वैसे आज एक खत भी मंजर आम पे आया हाई कमीशन का, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अभी दिसंबर में उन्होंने खत लिख के और पैसे मंगवाए थे जो उनको पेमेंट करने के लिए मैं यही कह रहा हूँ ना कि क्यों मंगवाए गए थे, कहीं ये मिली भगत तो नहीं थी इनके साथ ही। दूसरी बात ये जो आपने सवाल किया, अब सबसे अहम सवाल ही ये है कि नैब का क्या किरदार है। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए कि इस बात पे तहकीकात भी करवाएं और पब्लिक भी करें, और ख़ास तौर पे वो फैसला भी, लंदन हाईकोर्ट का फैसला क्यों पब्लिक नहीं किया जा रहा। जनाब, आप देखें कि नैब ने जो भी इस मामले में किया है वो सामने तो आना चाहिए। और फिर ये कि जितने भी किरदार मसूवी को तो ये हक में जाता है कि यहाँ जितना मजीद तो मशहूरी हो रही है, जितना मजीद गंद फैलेगा, जितना उसे एक उम्मीद बंद रही है कि अच्छा शायद मेरी कंपनी जो है वो चल पड़े। वो अपनी कंपनी चलाते चलाते या हमारी कंपनी बंद करवाना चाहता है। नहीं, बंद क्यों करवाना चाहता है? अच्छा है, खुलेंगे हमारे मामले तो हमारे भी फायदे होंगे ना, रिकवरी होगी तो। नहीं, ये मामला अब सिर्फ नवाज शरीफ का या किसी सियासतदान का नहीं रह गया। सुन लें, 200 की लिस्ट थी। नहीं, अब ये मामला पाकिस्तान स्टेट का बन गया, इसलिए अब स्टेट को चाहिए कि इस मामले को पूरी तरह से हल करवाए और वंस फॉर एवर इसको सेटल किया जाए। इसको हिलाली साहब सेटल कैसे किया जाए? क्या ब्रॉडशीट से ही मजीद मालूमात हासिल करने के लिए कोई नया करना चाहिए इस हुकूमत को? आपको लगता है कि कुछ मामला इस तरफ भी जा सकते हैं? पहली बात तो यह है कि ये जज सर आर्नल्ड एवंस जो भी है, ये कॉम्पिटेंट जज हैं, इसका जजमेंट तो पढ़े भाई। उसने क्या कहा है लोगों के बारे में वो तो थोड़ा पढ़े। नैब के बारे में क्या कहा, शरीफ के बारे में क्या कहा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्या कहा, हमारे सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको मैं थोड़ा इस पे मैं मजीद भी आपसे बात करती हूँ। एहसन इकबाल साहब ने मैं ज्वाइन किया, PMLN के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाह रहे हैं कि ब्रॉडशीट का मामला काफ़ी ब्रॉड हो चुका है, लेकिन PMLN ने जिस तरह से फौरन इस फैसले के बाद ये बात की कि जी हमें बरी कर दिया, हम सुरखरू हो गए, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने मुसवी ने इंटरव्यू देके आप लोगों को तो झूठा कह के डिस्क्रेडिट कर दिया। नहीं, देखिए, अगर आप उनके इंटरव्यू समझता हूँ कि उन्होंने इस हुकूमत पर, नैब के ऊपर, शहजाद अकबर साहब के ऊपर, वजीर आजम के ऊपर और पाकिस्तान के रियासती और शरीफ फैमिली के ऊपर बहुत संजीदा किस्म के सवालात उठा दिए करप्शन के, और इससे पाकिस्तान की बड़ी जग हंसाई हुई है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर। और इसलिए हम मुतालबा कर रहे हैं कि जो लंदन हाई कोर्ट का फैसला है उसको, उसकी कापियां मीडिया में रिलीज की जाए। इलाली साहब, लगता है इन्होंने फैसला अभी तक नहीं पढ़ा है। वैसे आप फैसले ही करे थे और ये कह रहे हैं कि जी देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये शरीफ्स और भुट्टो खानदान में जो लड़ाई ट्रेडिशनली हुई है, मैं जब बीबी के साथ काम कर रहा था 94-95 पे, तो एक दिन उन्होंने मुझे बताया,
और बुलाया और कहने लगा तुम ऐसे करो, ये खत पढ़ो वर्ल्ड बैंक का। तो मैंने जब वर्ल्ड बैंक का खत पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो हाईवे आप बना रहे हैं, मेरे ख्याल में जो बाइंदर को मिला था, वो जो टर्किश कंपनी है, या इस्लामाबाद पेशावर है या लाहौर, नहीं लाहौर इस्लामाबाद तो वो दाइवू को मिला था शायद। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये देखो। तो मैंने जब देखा तो वर्ल्ड बैंक ने ये लिखा था कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, ये जो आप रोड बना रहे हैं, ये रोड आपको 1994-95 में जरूरत नहीं है। ये रोड इसलिए ये जीटी रोड जियोलाइज हो रहा है और ये रोड ट्रैफिक आपका 8% बढ़ रहा है, तो ये रोड आपको 2013 में जरूरत है। तो बीबी ने मुझे कहा, मेरे कहने लगी कि ये बड़े सारे कमीशंस खाए हैं, इसलिए ये रोड 10 साल पहले बनाना चाहते हैं, आप तुर्की जाएं। मैं जब तुर्की गया, मेरे साथ शायद हसन खान जो स्पेशल असिस्टेंट थे वो भी थे, मगर बीबी ने मुझे कहा तुम डेलीगेशन लीड करो, इसलिए ये डिप्लोमेटिकली तुम्हें बात करना पड़ेगा सदर प्रेसिडेंट ऑफ टर्की सुलेमान देमिरेल। जब मैं उधर गया तो हमारा जो एम्बेसडर थे, जो बाद में फॉरेन मिनिस्टर भी बना, हक इनामुल हक, वो मुझे कहने लगा, यकीन करें, वो मुझे कहने लगा कि देखो देखो ये बाइंदर का मालिक पिलर के पीछे छुप रहा है। अब मुझे नहीं पता था बाइंदर मालिक कौन है, तो मैंने कहा कौन? कहता है वो देखो वो आदमी, जैसी हमारी गाड़ी आ रही है वो पिलर और गाड़ी। एहसन इकबाल साहब एक दफा फिर से हमारे साथ मौजूद है, उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करती हूँ। एहसन इकबाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। सॉरी सर, आपकी आवाज मुझे पहले नहीं आ रही थी। मैं यह जानना चाह रही थी कि शरीफ फैमिली को भी तो वो डिस्क्रेडिट कर रहा है कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, उस तरफ नहीं आ पा रहे। बाकी सब चीजें भी अपनी जगह मौजूद हैं, हम उनसे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों का मौकिफ तो वैलिडेट नहीं हो रहा। बड़ी सीधी सी बात कर रहे हैं कि लंदन हाई कोर्ट के फैसले की जो मतन है उसको शाये किया जाए और उसमें सारी हकायक लोगों के सामने आ जाएंगे। क्यों हुकूमत छुपा रही है? जो भी ब्रॉडशीट केस में फैसला है लंदन हाई कोर्ट का, उसको मुकम्मल तौर पे शाये किया जाए ताकि अवाम को हकायक पता चल सकें। और 7 अरब रुपया ब्रॉडशीट को धर दिया गया है, उसके एवज क्या लिया है? खोदा पहाड़, निकला चूहा, वो भी मरा हुआ, उसमें कुछ भी नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब की जायदादों का खोज लगाने गए थे, वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का 7 अरब रुपया उड़ा आए हैं। असल इशू तो ये है, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए कि वो 7 अरब रुपया कोई मामूली तो नहीं है, इससे 4 बिल्कुल इस पे हम बात कर पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ऐसे इकबाल साहब, सब लोग ये जरूर कह रहे हैं कि अगर मौसवी ने लंदन हाई कोर्ट के फैसले के बरक्स आप लोगों पे, शरीफ फैमिली पे इल्जामात लगाए हैं, तो डिफेमेशन के लिए क्यों नहीं जा रहे आप लोग? कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? उनके खिलाफ सूट क्यों नहीं कर रहे? उसने शरीफ फैमिली पे इल्जाम नहीं लगाए, उसने पाकिस्तान के रियासती इदारों पे इल्जाम लगाए हैं, उन पे भी लगाए हैं सर, के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, उसने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, उसने मौजूदा हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाए हैं। और हम हुकूमत को ये चैलेंज करते हैं कि इतने बड़े इल्जामात जो हैं वो पाकिस्तान की रियासत के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है, इनको जाके चैलेंज करें कोर्ट के अंदर। एहसन इकबाल साहब, आपने मौसवी का इंटरव्यू सुना है ना? जी, मैं तो जो बात सुन रही थी उसकी, वो तो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे क्रेडिटफुल लग रहे हैं, मैं उन्हें जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। और शहजाद अकबर साहब को भी उन्होंने ये नहीं कहा कि बराह रास्त उन्होंने कट मांगा है, उन्होंने उन्हें कहा है कि उनके डेलीगेशन में बंदा। उन्होंने कहा है कि शहजाद अकबर साहब की निगरानी में सारी बातचीत हो रही थी और रियासती इदारों का उन्होंने नाम लिया है और इस हुकूमत का नाम लिया है और प्राइम मिनिस्टर इस सारे मामला से बाखबर थे। बरतानिया में वकील है जिसके जरिए बातचीत हो रही थी, तो ये लोग सारे इस पूरी कार्रवाई के अंदर शरीक थे और ये वहाँ पे कट मांग रहे थे अपने। तो ये तो इतने बड़े सवाल हैं पाकिस्तानी हुकूमत और रियासत के ऊपर, ये बहसियत पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का फर्ज है तो चैलेंज करें जाके हाई कोर्ट में कि आपने हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं। नवाज शरीफ साहब तो एक शहरी हैं, एक आम फर्द हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पाकिस्तानी रियासत के ऊपर कोई इल्जाम लगाए बहुत फर्क पड़ता है सर। 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे। अच्छा, एहसन इकबाल साहब आपने वो एक शख्स है, इज नॉट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। उस शख्स ने मौसवी ने सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, सर्विंग वज़रा, सर्विंग जनरल के ऊपर इल्जाम लगाया और ये एक बहुत सीरियस मामला है, इसके ऊपर हुकूमत को चैलेंज करना चाहिए। और हम फिर मुतालबा करते हैं कि अगर ये सच्चे हैं तो लंदन हाई कोर्ट के फैसले की मुकम्मल तफसील नशर करें
ताकि कौम के सामने आए कि क्या उसमें लिखा है। अच्छा एहसन इकबाल साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हुकूमत को चैलेंज करना चाहिए, लेकिन मुझे आप ये बता दें कि आम शहरी का भी तो उतना ही हक होता है। क्या मियां नवाज शरीफ सर गुजारिश तो सुनिए। अब आप मुझे ये बताएं कि जो वो मौसवी कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब से एक मंसूब करके किसी को कह रहा है, 12 साल वो शख्स क्यों खामोश रहा? अब ये जो हुकूमत के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ उसने इल्जाम लगाया है, उसने कहा है कि मैंने घंटों के अंदर वकला को उसकी सारी तफसील बता दी कि मुझे रिश्वत की पेशकश हुई है। जो वो मंसूब कर रहा है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उसने किसको रिपोर्ट किया? 12 साल क्यों खामोश रहा? तो वहां तो वो वैसे ही झूठा पड़ जाता है कि 12 साल उसने। सर मैं इसलिए तो पूछना चाह रहा हूँ एहसन साहब, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसको और मजीद आसान कर लेते हैं? हुकूमत अगर चली जाए तो क्या फिर शरीफ फैमिली डेफरमेंट का केस वहां पे करेगी लंदन में? देखिए, शरीफ फैमिली को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद कॉन्ट्रडिक्टरी क्लेम है ना। 12 साल एक शख्स ने अगर वो कहता कि मैंने कहीं रिपोर्ट किया है तो उसको देखने की जरूरत होती। वो तो खुद ही क्लेम पड़ गया कि 12 साल उसने रिपोर्ट ही नहीं किया। लेकिन इस हुकूमत पे जो इल्जाम लगाया है, वो कहता है कि मैंने हुकूमत को जाना चाहिए आपके ख्याल से। ठीक है, मैंने रिपोर्ट की कि मुझे रिश्वत की पेशकश की गई है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसन इकबाल साहब हमारे मौजूद। नाज़रीन आपने गुफ्तगू उनकी सुनी, वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत को जाना चाहिए। इस पे मैं सिर्फ एक शॉर्ट सा कमेंट अगर इमरान साहब आप करना चाहें, फिर मैं ब्रेक ले लेती हूँ। जी बिल्कुल, मैं एहसन इकबाल साहब की इस बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं। वो कहते हैं जी शरीफ फैमिली को तो ज़रूरत नहीं है। भाई क्यों ज़रूरत नहीं है? आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, फिर आपकी जमात अगली दफ़ा दोबारा चाहती है कि हुकूमत उनके पास आए। क्लियर करवाएं अपने आप को, बिल्कुल ठीक है। इलाली साहब, ये मुझे नहीं लग रहा था इन्होंने मुसावी का इंटरव्यू देखा हुआ, मुझे तो लग रहा था कोई और इंटरव्यू देख के आए हुए। आपका क्या ख्याल है? ये मैं आपसे कहना चाहता था कि जब मैं ये टर्किश प्रेसिडेंट को ये कहा था कि मैं साहब इधर आया हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर से एक दरख्वास्त लेके कि ये जो $2 बिलियन जो वर्ल्ड बैंक हमें दे रहा है, जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है इस वक्त मत खर्चो, मेहरबानी से हमें यही बाइंडर को हम ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे, हम आपको लिख के देंगे कि जब मुनासिब हो हम बाइंडर को ही कॉन्ट्रैक्ट देंगे, हम एक एग्रीमेंट करेंगे, मगर प्लीज इस वक्त नहीं, हमें अस्पताल और स्कूल्स और जो भी चीजें हैं और बनाना है। तो उसने कहा मुझे मिस्टर एम्बेसडर, बड़ी सीधी सादी बात है, आप जुर्माना दे दें और ये करें। और फिर उसने रिपीट किया, यू नो बिजनेस इज बिजनेस। तो उसके माने हमें 18 मिलियन जुर्माना दे, $18 मिलियन जुर्माना दे, इसलिए कि हम इस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं। तो फिर मैंने उसको शुक्रिया अदा करके वापस आ गया। अब जब मैंने थोड़ा सा इधर उधर पूछा, खासतौर हमारे सफीर से, तो वो पता चला कि भाई बाइंदर का और इनका बड़ा जबरदस्त एक फ्रेंडशिप था, इसलिए कि सुलेमान डेमिरेल दोचा वो भी एक सिविल इंजीनियर था। बहरहाल कहने की बात सिर्फ ये है कि देखिए ये बड़ा अच्छी बात की है एहसन साहब में, उन्होंने ये कहा है कि वो जस्टिस का ये छापो, माने वो जो जजमेंट है बिल्कुल छापना चाहिए, क्यों नहीं हम छापते हैं, और उसमें मैं कहता हूं बहुत चीजें निकलेंगे। सही है, ठीक है, थैंक यू। ओके ठीक है इलाली साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और भी अहम इश्यूज हैं जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। स्कूल भी खोले जा रहे हैं, जानना बड़ा ज़रूरी है कि स्कूल तो खोले जा रहे हैं, कितना सेफ होगा ये, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया है और बतदरीज खोले जाएंगे। प्राइमरी से जो आगे ऑनवर्ड्स बच्चों के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खोले जा रहे हैं जनाब 1 फरवरी से, और उससे पहले मिडिल क्लास हाई क्लास जो है वो खोल रही है। लेकिन अब इसमें एक सवाल ये है कि 26 नवंबर को जब तालीमी इदारे बंद किए गए थे उस वक्त कोरोना केसेस की जो मुस्बत शरह थी, यानी आने की जो पॉजिटिविटी रेट था उसका, वो 1.9% था। जब 7.14% तक वो पहुंचा तो 26 नवंबर को तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो इस वक्त पॉजिटिविटी रेट जो है वो 6.1% पर आ चुका है, यानी उसमें बहुत कम अभी कहा जाए कि कमी हुई है तो गलत ना होगा, तकरीबन उतना ही है जितने केसेस पहले रिपोर्ट हो रहे थे उतने ही अभी हो रहे हैं। तो ऐसा क्या तब्दील हो गया है कि तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं? अगर आज तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं तो फिर उस वक्त बंद ही क्यों किए गए थे जबकि उस वक्त भी पॉजिटिविटी रेट यही था? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या वाकई अब ये सोच लिया गया है कि चाहे जो मर्जी पॉजिटिविटी रेट रहे,
कारोबार ज़िंदगी और मामूलात ज़िंदगी उसी तरह चलेंगे? क्या यही स्ट्रैटेजी है हुकूमत की? अब इस हवाले से गुफ्तगू करना ज़रूरी है और साथ साथ वाक़फ़ा निहाल की बड़ी खबर भी होगी। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं इमरान साहब आपकी तरफ आते हुए पहले आपका कमेंट ले लूँ इस हवाले से। इमरान साहब, ऐसा क्या बदला है कि हुकूमत जो है वो तालीमी इदारे खोल रही है? अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया में कोरोना के हवाले से अब दो राय पाई जाती हैं। एक राय ये है कि जनाब अब कोरोना के साथ ही हमें जीना होगा, हमें ऐसे एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनानी होंगी जिनसे हम इससे बच सकें, लेकिन इसके साथ ही हमें जीना और रहना सीखना पड़ेगा। लिहाजा उन लोगों का ये कहना है कि जब सारी चीज़ें चल रही हैं तो फिर स्कूल ही क्यों बंद हो, स्कूल भी खुल जाने चाहिए लेकिन एहतियात के साथ। दूसरी राय ये है कि जैसे बरतानिया में जब स्कूल बंद किए उन्होंने तो उससे कोरोना के रेट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। बरतानिया और उसके साथ बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ ये कहा जाता है कि नहीं, बिल्कुल इससे क्योंकि इफेक्टिवली असर पड़ता है इसलिए तालीमी इदारे बंद होने चाहिए। अगर मैं आपके यूरोप की बात करूं तो यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन जो है, उनके मुताबिक जिन ममालिक में भी बीमारी के हवाले से तहकीक हुई है कोरोना के हवाले से, वहाँ ये बात सामने आई है कि स्कूलों में कोरोना के जरासीम फैलने का रेशो जो है, जो रेट है, दूसरी जगहों से बहुत कम है, बहुत कम है। लिहाजा वो ये समझते हैं कि मार्केटों में या दूसरी जगहों पे ज्यादा में कोरोना तेजी से फैलता है। स्कूलों में क्योंकि बच्चों को उनकी माएँ वैसे ही समझा के भेजती हैं और स्कूल में टीचर भी करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं बच्चे, ऑर्गेनाइज भी और एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती है। इसलिए अगर दूसरी तमाम चीजें खुली हैं तो स्कूल भी खुल जाने चाहिए। बच्चों को वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना ने बहुत हद तक इतना सिवियरली नहीं नुकसान पहुंचाया लाली साहब, लेकिन आपके नजदीक ये वाइज डिसीजन है कि अभी अगरचे पॉजिटिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी अब बाकी तमाम कारोबारी ज़िंदगी की तरह स्कूल्स और बाकी इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं वो खोले जा रहे हैं? बढ़िया, बहुत ही अनवाइज डिसीजन है। जो वायरस इस वक्त पाकिस्तान में आया है, यूके से भी एक आया है, साउथ अफ्रीका से भी एक आया है, 3 गुना ज्यादा उसका स्पीड है, जितना वो इम्पैक्ट करता है लोगों पे 3 गुना ज्यादा। यू कैन गेट इट 3 टाइम्स मोर। और क्या फर्क पड़ता है कि भाई एक एकेडमिक ईयर अगर बच्चों से निकल जाए, क्या होता है? बेहतर नहीं है कि वो जिंदा रहें? बेहतर नहीं है कि उनके पेरेंट्स पे भी इन्फेक्शन ना बढ़े? मैं आपको बता रहा हूं ये हो क्यों रहा है। देखिए, ये जो अमीर स्कूल्स हैं ना, रिच स्कूल्स, इनके एसओपीज होते हैं, इनके पास फाइनेंशियल भी पैसे बहुत हैं, ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप इनको खोलने दें और ये ठीक डिस्टेंसिंग भी रखेंगे, मास्किंग भी होगा। मैं आपको बताता हूं किधर लॉस होता है, ये छोटे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं ना जी, जिधर बच्चों को, जिधर वो जो वालिदे हैं वो कहते हैं अगर हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाता है हम तुम्हारे को ये नहीं देंगे, फीस नहीं देंगे। तो ये होता क्या है कि वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। जब वो बैंकरप्ट हो जाते हैं फिर वो नहीं खुल सकते हैं। तो तीसरी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उधर आप देखें, ये कराची में शायद आप थोड़ा सा मॉनिटरिंग और सुपरविजन देखें, आप जाके गांव में देखें, आप जाके रूरल एरियाज में देखें, कोई उधर सोशल डिस्टेंसिंग का तो उनको पता ही नहीं है क्या है। और मास्किंग तो होता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो और टीचर्स भी कम आते हैं, बच्चे भी कम आते हैं। मैं आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, तुम क्यों इतना रिस्क करना चाहते हो? सिर्फ उन लोगों को बचाने के लिए जो बैंकरप्ट हो रहे हैं, सब्सिडी दो उनको, दो, जरूर दो, सब्सिडी दो उनको। लेकिन इमरान साहब, बात सिर्फ इतनी तो नहीं है, वैसे और भी तो मुल्कों में खुल रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है जरा शॉर्ट में। और मुल्कों में शॉर्ट ये है कि देखें, दूसरा ये भी है, यहाँ पे दूसरी राय ये है, मौकफ ये है कि जब आप रोकते हैं, स्विट्जरलैंड के एक तहकीक के मुताबिक स्कूल बंद करने से 21% कमी होती है, और अगर आपकी 1% मोबिलिटी कम हो तो उससे 1% रेशो उसकी कम हो जाती है। लेकिन आप यूरोप का मुआवजा पाकिस्तान से कर नहीं सकते। यहाँ तो उनके कई मुल्कों से ज्यादा आबादी, 5 करोड़ बच्चा स्कूल में जाता है। स्कूल भी होंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से आते हैं तो आपको वाक़फ़ा निहाल की बड़ी खबर भी देंगे, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा लाहौर किया, काफ़ी अरसे बाद किया। पहले आना चाह रहे थे, बुज़दार साहब ठीक नहीं थे तो फिर नहीं किया था, अब किया है। लेकिन वाक़फ़ा निहाल खबरें क्या दे रहे हैं, ज़रा इमरान साहब से ही पूछते हैं क्या खबर है सर। आज दौरे में से कुछ नहीं निकला। इसमीना, आज हमारे वाक़फ़ा निहाल ने जो वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर की खबर सुनाई है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये पहला दौरा लाहौर था जो इंतहाई खुशगवार मूड में थे। अच्छा, आज उन्होंने ना तो किसी को डांटा, ना किसी को झाड़ पिलाई, बल्कि ऐवान वज़ीर आला में वो बहुत खुश गप्पियाँ भी लगाई और बड़े खुश थे।
उन्होंने आईजी पंजाब को थपकी भी दी और उन्होंने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बारे में कहा कि ये दोनों अभी कहीं नहीं जा रहे, ये यहीं है। और बुज़दार साहब को उन्होंने कहा कि डटे रहो इसी तरह से और मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने उन्हें कहा कि आप चौधरी परवेज़ लाई से आप राब्ते में रहें और ये जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उनमें आपने उनसे रहनुमाई लेनी है और जिस तरह से एक स्ट्रेटजी बनानी है उस पर आपने उनके साथ चलना है। तो किसी ने उस मौके पे खान साहब से कहा कि ये वुज़रा खड़े हैं, इनकी कारकर्दगी का जायज़ा नहीं आज लेना। तो उन्होंने बड़े खुशगवार मूड में कहा कि नहीं, सेनेट के इलेक्शन के बाद इनकी कारकर्दगी जानेंगे। और उन्होंने आज चौधरी परवेज़ लाई से भी फ़ोन पे जब बात की तो सेनेट के इलेक्शन के बारे में उनसे कहा कि आपका भी हम ख्याल करेंगे, आप पूरी तरह से आप भी हमारा ख्याल करें। ठीक हो गया। चलें जी, आज बड़े खुश मूड में दौरे का इख्तिताम हुआ है, हम भी खुशगवार मूड पे आज प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कल नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।